Welcome to online classes of Shivaji Group of Institutions. Student, myself Jitendra Wadi. Today I am going to explain next topic of the chapter. Student, पिछली क्लास में हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तथा उसकी कमियों के विषय में पढ़ा। आज हम बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। बोर के परमाणु मॉडल में कुछ अभिग्रहितियां पोस्टुलेट्स को बताया गया। क्या? जैसे परमाणु किसी तत्व का अत्यंत सूक्ष्मतम कण है। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। तीसरा, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये कक्षाएं निश्चित नहीं थी, स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं थी, लेकिन बोर के परमाणु मॉडल में इन कक्षाओं को निश्चित कक्षाएं कहा गया। नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाएं। निश्चित कक्षाओं का तात्पर्य है कि उनका जो त्रिज्या होता है वो फिक्स रहता है। इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ओके, इन निश्चित कक्षाओं को के, एल, एम और एन कोष के नाम से जाना है। ये एन की वैल्यू, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, इस तरीके से नाम दिया। इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब बात आती है कि इन कक्षाओं में जब चक्कर लगाते हैं तो इसी में आगे एक और भी अपग्रेड जुड़ी हुई है कि प्रत्येक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक परमिशन ग्रांट करानी होती है। परमिशन ग्रांट क्या होती है? बेसिकली इसको हम लोग कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम के नाम से जानते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या है? कोणीय संवेग इसको बोलते हैं। कोणीय संवेग होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि m, कक्षा की त्रिज्या यानी कि r, और जिस वेग से इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगा रहा है उनके गुणनफल को हम लोग कोणीय संवेग कहते हैं। तो इस एंगुलर मोमेंटम की परमिशन ग्रांट करानी होती है। क्या? कि किसी भी निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mrv h/2 पाई, अगेन ये कांस्टेंट है, h फिर से प्लैंक कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट 3.14, इसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल × सेकेंड का पूर्ण गुणक। पूर्ण गुणक का मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4, यानी कि किसी भी कक्षा में चक्कर लगाने के लिए इस वैल्यू का पूर्ण गुणक यानी कि होल नंबर में कोणीय संवेग होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगा सकता है। देखिए, फॉर के सेल, के कोष के लिए n की वैल्यू 1 होती है, तो कोणीय संवेग mrv 1 टाइम h/2 पाई, h/2 पाई का एक गुना यानी h/2 पाई के बराबर यूं कह लें। फॉर एल सेल, इसके लिए कोणीय संवेग mrv जो है h/2 पाई का 2 गुना होना चाहिए। 2 गुना, 2 टाइम इंटीग्रल मल्टीपल। फॉर एम सेल
MRV is equal to 3 टाइम ऑफ h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई का 3 गुना। ठीक इसी प्रकार फॉर कैंसल चौथी कक्षा के लिए कोणीय संवेग MRV 4 टाइम ऑफ h अपॉन 2 पाई। अगर इस टाइप का कोणीय संवेग है h अपॉन 2 पाई के पूर्णगत में है तो हम उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगा सकते हैं, ये परमिशन है। अब बात ये आती है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, जैसे ऑब्जेक्शन लगा दिया गया था कि वो ऊर्जा का ह्रास करता है, क्लार्क मैक्सवेल से कंपेयर कर दिया गया था। तो अब वो क्या यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित है तो ये लगातार चक्कर लगा रहा है, गति कर रहा है, तो ये भी ऊर्जा का ह्रास करना चाहिए। लेकिन इसके ऊर्जा के ह्रास में आप देख रहे हैं कि जिस पॉइंट से चलकर जिस पथ पे चल रहा है वृत्ताकार, और वृत्ताकार पथ पे गति करते हुए इलेक्ट्रॉन किसी भी कण का जो विस्थापन होता है शून्य होता है। विस्थापन अगर शून्य हो जाता है तो किया गया कार्य भी शून्य हो जाता है, तो यहाँ पे ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। ऊर्जा का ह्रास होगा, वो किस तरीके से होगा? अगर इसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा का ह्रास ना ऊर्जा लेगा ना ऊर्जा देगा, लेकिन ऊर्जा का ह्रास कैसे काउंट होगा? अगर इन कक्षाओं में अगर मैं इनकी ऊर्जा निर्धारित कर दूं E1, E2, E3 और E4 मान दे दूं इनकी ऊर्जाओं का, तो ऊर्जा का ह्रास डेल्टा E क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल E2 माइनस E1 इज गिवन बाय h न्यू। ये न्यू टर्म क्या है? न्यू है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू होती है c अपॉन लैम्डा। इस समीकरण के द्वारा ऊर्जा का ह्रास या ऊर्जा की कमी या ऊर्जा की वृद्धि दिखाई पड़ेगी, यानी ऊर्जा में कम और ज्यादा होगा। उसके लिए शर्त क्या है वो समझिए जरा। ये निम्न ऊर्जा स्तर है, ये उच्च ऊर्जा स्तर, इन दोनों का कंपेयर करके इसके कंपैरिजन में ये उच्च है, फिर ये उच्च हो जाएगा। तो किन्हीं दो कक्षाओं में अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट काउंट होता है, इस तरीके से काउंट होता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आएगा तो उसे ऊर्जा चाहिए, और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो उसे ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। यानी यहाँ से यहाँ पे जाने में जंप करता है। ये इलेक्ट्रॉन की जो जंपिंग होती है लोअर टू हायर या हायर टू लोअर, ये 10 की घात -8 सेकंड के लिए होती है, और इस केस में ऊर्जा की वृद्धि होती है तो ऊर्जा दी जाती है, या ऊर्जा की कमी होती है ऊर्जा वो ट्रांसफर करता है, ये चीज़ होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो वो समीकरण इस समीकरण से दिया जाएगा। ये था बोर का परमाणु मॉडल। इसमें भी कुछ कमियां आई आकर के, वो कमियां क्या थी? उनको डीमेरिट्स को, इन डीमेरिट्स को कैसे काउंट करेंगे? पहली डीमेरिट्स थी, इसकी कमियां थी कि बोर का परमाणु मॉडल एक इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु अथवा आयन के लिए व्याख्या करने में, स्पेक्ट्रम शब्द की व्याख्या करने में सफल रहा। कैसे? हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या इनके आयन भी ले लें, ये भी यानी परमाणु अथवा आयन में सफल रहा। लेकिन ये तो ओके, इनका तो बेसिकली ये स्पेक्ट्रम ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग, एक से ज़्यादा, जैसे मैग्नीशियम या फिर मैग्नीशियम का आयन Mg++, एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम का इसका आयन +3, इनका स्पेक्ट्रम शब्द की व्याख्या करने में असफल था। तो ये कमी थी। और एक सबसे बड़ी कमी थी, वो डीमेरिट्स में बताता हूँ आपको। एक होता है जीमेन प्रभाव और एक होता है स्टार प्रभाव। जीमेन प्रभाव और एक होता है स्टार प्रभाव। इन दो प्रभावों को समझाने में भी असफल रहा। अब समझिए ये प्रभाव क्या होते हैं। स्पेक्ट्रम
किसी चीज़ परमाणु या उसका आयन का देखते हैं जाकर के, तो उसमें कुछ स्पेक्ट्रम लाइन जिनके नाम होते हैं, सीरीज होती है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफोन, ये नाम होते हैं इस तरीके से उन सीरीज के, तो उनमें लाइनें चलती हैं, ठीक है। तो वो लाइनें जो उनको बोलते हैं स्पेक्ट्रम लाइन्स, अगर उनको हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो वो विघटित हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो भी टूट जाती है। तो ये स्पेक्ट्रम लाइन क्यों टूट रही है, इस बात को समझाने में भी बोर का परमाणु मॉडल असफल रहा, और इन दो कमियों के साथ इस मॉडल को भी उतनी वरीयता नहीं दी गई। इसके पश्चात अगला जो आता है वो है सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। वो देखिए, सोमरफेल्ड में वही बातें फिर से बतलाएंगे। परमाणु किसी तत्व का अत्यंत सूक्ष्मतम कण है, इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, नाभिक केंद्र में रहता है जिसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है तथा दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। दो प्रकार की कक्षाएं यहाँ पर दी गई, वृत्ताकार और दीर्घ वृत्ताकार। कैसे? वृत्ताकार पथ में तो ये जो व्यास होता बराबर रहता है, लेकिन दीर्घ वृत्ताकार पथ में थोड़ा सा इसमें अंतर आता है और इनके नाम बदल जाते हैं। जो बड़ा होता है उसको नाम देते हैं मुख्य अक्ष, मेजर एक्सिस, और जो छोटा रहता है उसका नाम होता है लघु, माइनर एक्सिस। ओके, वृत्ताकार पथ पे गति करने के लिए कोणीय संवेग mRV = NH/2π लिया गया था, NH/2π, और जबकि दीर्घ वृत्ताकार पे कोणीय संवेग लिया गया था mRV = kh/2π। ये लिए गए इसमें। फिर एक चीज और ली कि मेजर एक्सिस लेंथ, on major axis and length of minor axis, इन दोनों की अगर लंबाई ली जाए तो इसका अनुपात आता है n/k। ठीक है, साथ में बताया गया ये कक्षाएं अंतर्भेदी होती है। अंतर्भेदी होने का तात्पर्य एक दूसरे को कट करती है। इनको कट करने का तरीका क्या है, कुछ इस तरीके से कट करती है जिससे इलेक्ट्रॉन का जंपिंग इजी हो जाती है। सो ये परमाणु मॉडल सोमरफेल्ड का था। ये बेसिकली परमाणु संरचना चैप्टर का प्रारंभिक भाग था। अब हम इसके आगे चलेंगे आधुनिक भाग पर, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। This is all about today. Thank you for attending the class. Hello, my dear student. Have a pleasant morning to one you all. I welcome you. Review to lecture class. Student, in our previous lecture we were studying the topic that was figures of speech. Figures of speech is very important topic when we start our poetry portion, because poetry portion has different type of figures of speech that we use, and I have already taught you the definition of the poetry. Definition of the poetry is that it's a spontaneous overflow of powerful feeling. So student, we came to know that there are 7 figures of speech that are prescribed in a syllabus. There are several in number, but you have to study only 7 figures of speech. Fine. So I told you that figures of speech
has something different meaning than its literal meaning. It's really having some different meaning than its literal meaning, and we can say that it adds something new to the beauty of the poetry. It adds something new to the beauty of poetry, or it enhances the beauty of the poetry. It gives some new pleasure, some new charm to the beauty of the poetry. So we can say that figures of speech are just like ornament. So ornaments are used, we wear ornaments, we wear jewelry to make ourselves so attractive, to make ourselves so beautiful. In the same way, figures of speech are used to enhance the beauty of the poetry, to enhance some different types of the pleasure and pain in the poetry. Fine. So we have studied simile. Simile, I hope so that you have got very well simile. What is simile? Simile is a comparison between two unlike objects. Simile is a comparison between two unlike objects. It means two objects are there and we do the comparison between them. But the comparative words, which are the comparative words? As, like and so. As, like and so. These are used in simile figures of speech. Fine. It was completed. I just want to make a revision of your figures of speech so that you got it very well. The second one, metaphor. The second one, your metaphor. So metaphor is your implied simile. Metaphor is your implied simile. That is called in Hindi Rupak Alankar. That is called in Hindi Rupak Alankar. Fine. We also do the comparison in this figure of speech. We also do the comparison in this figure of speech just as we do in the simile. In the same way, we do the comparison in this figure of speech. Fine. But the comparative words, just like as and so, we don't use in this figure of speech. The comparative word we don't use in this figure of speech, but it is an implied simile. So the example of this one is very different. Suppose that you want to say that life is like a walking shadow. If you say that life is like a walking shadow, it means it's a simile figure of speech. If you say that life is like a walking shadow, it's a simile figure of speech. But if you say life is a walking shadow, if you say, I'm writing over here, life is like a walking shadow. This one, which one is this? This is the simile figure of speech. But if you write like this, life is a walking shadow. So this one is yours metaphor. This one is your simile and this one is your metaphor. This is the difference between two. Fine. Now the next one. The next one, that is the personification. I taught you personification. So what was the personification? In the personification, the lifeless and abstract ideas are used as they are living beings and they have intelligence and personality. Personification, that is called in Hindi that lifeless and abstract ideas. Lifeless, the thing that don't have life, lifeless things. So the lifeless things and abstract idea, the thing that is not concrete, that is abstract. An abstract thing, abstract noun. Abstract, you know the abstract noun? Abstract noun is that type of the noun that you cannot touch, that you cannot see, but you can only feel that. I taught you that thing. So you have a superficial idea of abstract noun. Fine. So the thing is that lifeless and abstract ideas are presented as living beings, as they have intelligence and personality. Fine. So this is the personification figure of speech, because here we personify the thing.
Here we personify the non-living and abstract thing, and we give them a shape of living being. We just modify those things and give them personality and intelligence. Fine. Suppose that there is an example. Anxiety is sitting on your face. Suppose that you went to visit your friend. You just went to visit a friend, and as soon as your friend saw you, he just spoke suddenly. Anxiety is sitting on your face. Fine. So what does it mean by? It means that you are looking worried. It means that you are looking worried, you are looking bothered, you are looking anxious. आप परेशान दिख रहे हो, आप चिंतित दिख रहे हो. So the sentence is not saying in a common language, in a simple language, but it is said in a literal language. So in the literal language, your sentences are something different. Suppose that the sentence is written here. Anxiety is sitting on her face. Anxiety is sitting on her face. So how can you say like this? It's a literal language. But in a simple language, how can you say? You are looking anxious. You are looking anxious. This is the meaning. So this is the difference. The same thing you are saying in both the sentence. The same meaning has both the sentence. But it is said in simple language, it's said in common language, it's told in common language. Everyone can understand it. But if you are saying like this, it means you are something. You are having something extra knowledge. You have deep knowledge of literature like this. So this is the difference between two. So this one is the third. The fourth one. The fourth one is your apostrophe. Apostrophe. That is called in Hindi Sambodhan. That is called in Hindi Sambodhan. So the definition of this one is that in this figure of speech, an object, an idea, or someone, an object, an idea, or someone who does not exist, address here as a living being. Address here as a living being. So we can say that in apostrophe figure of speech, we address an abstract idea or non-living things or absent thing as a presented thing. As these things are presented before you. Here we address someone. Here we address something. Here we address non-living things. Here we address dead person. Here we address abstract ideas or some different types of the ideas or opinion as a living being. As that thing is presented before us. As that thing having before us. Fine. So the thing is that the main symbol of recognizing this figure of speech is that we put exclamation sign in this figure of speech. In apostrophe figure of speech, we use exclamation sign. We use exclamation sign just like frailty. Thy name is women. Fine. Next one. O Julius Caesar, thou art mighty yet. Thou art mighty yet. So I hope so that you have got it very well. This is not difficult for you. Now let's move. Number 5. So, number 5 is oxymoron. Number 5
is oxymoron. Oxymoron. Fine. So student, oxymoron, that is called in Hindi Virodhavas Alankar. That is called in Hindi Virodhavas Alankar. So in this figure of speech, two contradictory qualities, two opposite qualities come together in a sentence, and it gives some different meaning. In this figure of speech, two contradictory qualities, two opposite qualities come together in the sentence, and it gives some different meaning. Fine. Suppose that you are saying it's an open secret. It's an open secret. It's an open secret. So you have to underline it. Open and secret. These two words are opposite. These two words are opposite to each other. Open and secret. Fine. Next one. Life is a mixture of pleasure and pain. Pleasure and pain. So here pleasure and pain, these two words are opposite to each other. Pleasure and pain. So what's the definition of it? The definition of it was that in this figure of speech we use two contradictory qualities in a single sentence. Two contradictory qualities are used in a single sentence. So that is the oxymoron figure of speech. So student, you can frame different examples of it, like you are regularly irregular in class. You are regularly irregular in class, and like this you can say, and having nothing here at all. The line is having nothing here at all means the particular line has been taken from the poem The Character of a Happy Life, and in this poem there is a line, and having nothing here at all. So which figure of speech is here? There is oxymoron figure of speech, because having nothing, he has nothing, but he has everything. He has nothing, he has everything. He was none, but he was everything. He was not a master of any land, but he was the Lord. He was the Lord, like this. Fine. So this is the oxymoron figure of speech, and you can say that's my adult child. That's my adult child, and that building is a little bit big and pretty ugly. If you are seeing someone special and you are saying you are looking pretty ugly, so pretty and ugly, these two words are opposite to each other. Fine. Now the next one is your hyperbole. The 6 number sentence is hyperbole. This one. So hyperbole figure of speech. Okay. So hyperbole, that is called in Hindi Atishayokti Alankar. Atishayokti Alankar. In this figure of speech, the things are presented greater or lesser. The things are presented greater or lesser, better or worse than they really are. It means the things are not presented in their actual sense. The things are not presented in their reality. The things are presented more than their imagination, more than their expectation. So this is the hyperbole figure of speech. Okay. So the example of this one is that hyperbole. The example of this one: rivers of blood flowed in the battle. Okay, this one is the example of. So here we are expressing the hyperbolic thing is there. And the next example: Belinda smiled and all the world was gay. Belinda smiled and all the world was gay. And the next example: all the perfumes of Arabia. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. And the next example: I love you dear, I love you till China and Africa
recommit. So student, you are seeing that through these examples, through these sentences, we are getting an idea that is really hyperbolic, an idea that is really impossible to believe, that is unbelievable thing. Fine. So in hyperbole figure of speech, we just imagine the thing that is beyond the limit, that is beyond the expectation. That is called in Hindi Atishayokti Alankar. Okay. So the last one is left, the 7th number. So that is your onomatopoeia. The last one is left. Today you will complete it. Onomatopoeia. That is the 7th one. Okay. So student, in this figure of speech, the sound suggests the meaning of the sentence. In this figure of speech, the sound is there, different types of the sound of the animal, sound of any person, sound of anything. So the sound of the sound of the sentence suggests the meaning. So onomatopoeia is really having the sound of someone special, just like the sentence you can see, the curfew tolls the knell of the party day. This is the onomatopoeia figure of the speech. And next one, the swallow twittering from straw-built shade. The swallow twittering straw-built, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face, and I chatter as I flow. This one I'm writing over here. I chatter as I flow. This. So students, you have seen all the 7 figures of speech. I hope so that you have got it very well. Thoroughly you came to know the different types of the figures of speech, what is the meaning of this, and the example of this one, and how can you use these figures of speech in your sentences. Try to use these figures of speech in your sentences. I hope so that you have got it very well. It's enough for you today. And from tomorrow we will start our poetry portion, because this is the basic part of the poetry. Before starting any poetry, we must know the figures of speech that we use in poetry. If you don't know the figures of speech, how can we come to know that the particular sentence is having this figure of speech? So this is enough for you. And till then, thank you and have a nice day to one and all. वेलकम टू यू इन फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। बेटा कक्षा 11 की जो फिजिक्स की क्लास है, इसमें हम लोगों ने चैप्टर खत्म किया हुआ है, जिस चैप्टर का नाम है प्रतिशत त्रुटि। इस चैप्टर को खत्म करके हमने इसमें ये फाइंड किया था कि हमें किस प्रकार से त्रुटियां ज्ञात करनी है। अब एक छोटी सी बात इसमें पढ़ना बहुत जरूरी है, और वो है सार्थक अंक। सिग्निफिकेंट नंबर जो होते हैं, सिग्निफिकेंट जो हमारे पास डिजिट्स होती हैं, सार्थक अंक जो हैं, उनमें हमें क्या चेंजेस करते हैं, कैसे हम इनका यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, इनकी बात करें। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं सार्थक अंक क्या है। देखो, हम जब भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनको हम क्या करते हैं, दशमलव में लिखते हैं, है ना, 10 की घातों में लिखते हैं। बहुत सारी राशियां हैं, लगभग हम फिजिक्स में 90% जो हमारे पास राशियां होती हैं, जो उनके परिमाण होते हैं, मान होते हैं, उनको हम लोग किस में लिखते हैं, दशमलव में या 10 की घातों में लिखते हैं। तो अगर कोई आपको संख्या दशमलव में दी जाए और कहा जाए कि इसमें सार्थक अंक बताइए, क्या कहा जाए, सार्थक अंक बताइए या इसका शुद्ध रूप लिखिए, दो बातें हैं।
ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये पता करना होगा संख्या क्या है। जैसे हमको कोई एक संख्या दे रहा है और वो संख्या दे रहा है 263.463 और बताया जा रहा है कि ये जो संख्या है, सबसे पहले इसमें बताइए सार्थक अंक कितने हैं। सार्थक अंक कितने हैं? तो बेटा 3 और 3 टोटल कितने हो गए सार्थक अंक? 6। सार्थक अंक कितने हो गए? 6। अब अगर कहा जाए कि इसकी परिशुद्ध माप, तो परिशुद्ध माप हम क्या करते हैं कि जब कभी लिख रहे होते हैं भौतिक विज्ञान में, तो हमारे लिए कोशिश ये होती है कि हम दशमलव के 1 अंक या 2 अंक तक उसका जो मान लिखें। अगर दशमलव के 1 या 2 अंक तक हम उसका मान लिखते हैं तो ये होता है लगभग उसका शुद्ध मान, लगभग उसका शुद्ध मान। हम ये देख रहे हैं कि इसमें दशमलव के बाद कितने नंबर हैं? 3। ठीक है, दशमलव के बाद कितने नंबर हैं? 3। तो अब हमें क्या करना है कि इसका शुद्ध मान निकालना है। तो जब हम शुद्ध मान निकालेंगे तो अपने एक छोटे से नियम को अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे थे, अगर यहाँ पर कोई संख्या 5 या 5 प्लस है, 5 या 5 प्लस का मतलब होता है 5 से ज्यादा का कोई नंबर है, यानी कोई नंबर यदि 5 या 5 से ज्यादा रखे हुए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को हटा देंगे, उस नंबर को हटा देंगे और उस नंबर को हटाने के बाद वहां पर क्या करेंगे, उसके पहले वाले पे +1 कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वो तो उससे पहले +1 करना है। समझ में आ गया? और यदि 5 से कम है, यदि 5 से कम है तो हटाने के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। उसको हटाने के बाद जैसी संख्या लिखी थी वैसे लिख दें। तो लर्न करते हैं। सबसे पहले अगर पूछा जाए इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो बेटा 6 है। सार्थक अंक कितने हैं? 6 हैं। अब बात करते हैं कि हमें इसे शुद्ध रूप में लिखना है, इसका यथार्थ रूप लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो जरा। सबसे पहले ये जो 3 है, इस 3 को देखेंगे तो ये क्या है, 5 से कम है। ये क्या है, 5 से कम है, यानी 5 से ज्यादा है, सॉरी 5 से ज्यादा है। अगर ये जो है 3 वो क्या है, 5 से कम है, तो हम इसको हटा देंगे और कोई परिवर्तन नहीं करना है। यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे, 263.46 ये आ गया। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, सुनो भाई। क्या होता है कि मान लो आप किसी का मान लिख रहे हो और मान जैसे स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको हम कहीं कहीं पर 10 लिख देते हैं, लेकिन इसका जो एक्चुअल मान होता है वो होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमें इसकी शुद्ध माप लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 980। क्या लिखेंगे, 980, क्योंकि एक जो है वो 5 से कम है, एक जो है वो क्या है, 5 से कम है। तो इसके हटाने के बाद हमें इसकी माप में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही 6 आया, ये जो 6 है ये 5 से बड़ा है। 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो इसको हटाएंगे तो इससे पहले वाले में क्या करेंगे, +1। इससे पहले वाले में क्या करेंगे, +1, यानी 263.5। अब आपको मान लीजिए आपको दिया गया है सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में या मीटर में, तो अब आप इसका आंसर भी वही लिखेंगे कि ये सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर
एक एग्जाम्पल भी देख लें इसी पर, सार्थक अंक से संबंधित। कह रहे हैं गोला है, एक वृत्त है जिसका व्यास आपको दे रहा है 2.486 मीटर। एक वृत्त है जिसका व्यास कितना है 2.486 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन किसमें? सार्थक अंकों में हमें इसका क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात करना है। सॉल्यूशन निकालने के लिए भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है? आर की, लेकिन आपको क्या दिया गया है? डी, व्यास क्या दिया गया है? 2.486 मीटर में। और यहाँ से आपको ज्ञात क्या करना है? आर बराबर क्या होता है? डी बाई 2, यानी कितना आएगा? 2.486 बाई 2, ये आ गया आपका मीटर। अब आपको क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिखा है तो लिख सकते हैं आर इक्वल टू डी बाई 2, यानी पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4। चलो मान रखो थोड़ा, यानी ए बराबर 3.14 इंटू में कितना आ जाएगा? डी का मान कितना दिया हमारे पास? बाई 4 कर लेंगे, इंटू में आएगा 2.486 का होल आउट। ठीक है, इस पूरे का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 4.8539 मीटर स्क्वायर। आपका अभी जो क्षेत्रफल आया है वो इतना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? अगर इसकी परिशुद्ध माप लिख दी तो हमने क्या बताया था? सबसे आखिरी वाले नंबर को देखेंगे, वो 5 है या 5 से ज्यादा। तो हमें दिख रहा है ये 5 से ज्यादा है, 9 है, तो इसके पहले वाले में क्या करेंगे? +1 और उसको हटा देंगे। हटाइए तो ये वैल्यू आ गई 4.85 और 3 की जगह क्या लिखेंगे? 4। अगर मान लो कभी आपको ये कंफर्म करना है कि हमें 2 अंकों तक निकालना है, तो आप इस 4 को देखिए। 4 क्या है? 5 से कम। अगर ये 5 से कम है तो इसको हटाएंगे और इसके पहले हम कोई परिवर्तन करेंगे? नहीं। तो अब हमें ये वैल्यू कितनी मिलेगी? 4.85 और यहाँ पर क्या लिख देंगे? मीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल है उस वृत्त का जिसका व्यास कितना है? 2.486 मीटर है। समझ में आ गई बात? तो अब प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने पहले दिए हुए हैं, उन्हें आप आराम से लगाइए। अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे आप मैसेज डाल दें, ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी अर्थमेटिक। कंप्यूटर जो है वो हमारा बाइनरी पे वर्क करता है। कंप्यूटर जो होता है डिजिटल होता है, इसीलिए वो हमेशा 0 1 पर वर्क करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग बिट्स का यूज करते हैं, बाइट्स का यूज करते हैं, किलोबाइट्स का यूज करते हैं, मेगाबाइट्स का यूज करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बाइनरी अर्थमेटिक। बाइनरी अर्थमेटिक का मतलब है कि बाइनरी में किस तरह से हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं, किस तरह से संख्याओं को घटा सकते हैं, किस तरह से संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और किस तरह से संख्याओं का डिवीजन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बाइनरी अर्थमेटिक में देखेंगे। यहाँ पे 4 ऑपरेशन होते हैं। पहला होता है बाइनरी एडिशन, दूसरा होता है हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन, तीसरा होता है हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, और चौथा होता है हमारा बाइनरी डिवीजन। तो ये 4 ऑप्शन हमारे, 4 ऑपरेशन जो है हमारे
ये होते हैं बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन। सबसे पहले हम बाइनरी एडिशन करेंगे। तो बाइनरी एडिशन करने के लिए क्या होते हैं, बाइनरी एडिशन के रूल्स होते हैं अपने। इसका फर्स्ट रूल क्या है, बाइनरी एडिशन का पहला रूल क्या है, अगर हम जीरो में जीरो को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर हम जीरो में वन को ऐड करेंगे तो हो जाएगा वन। अगर हम वन में जीरो को ऐड करेंगे तो भी वन होगा, और अगर वन में हम वन को ऐड करेंगे तो हो जाएगा वन जीरो। वन क्या है यहाँ पे, वन है हमारा यहाँ कैरी। वन क्या है हमारा, कैरी। तो ये है हमारे बाइनरी एडिशन के रूल। एक एग्जांपल देखिए हम लोग बाइनरी एडिशन का, 1 0 0 0 1, और इसमें हम जोड़ रहे हैं 1 1 1 1 1 1 1। अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो देखिए 1 + 1 क्या हो गया, 1 0 0 यहाँ, कैरी 1 यहाँ। फिर 1 + 0, 1 + 0 क्या हो गया, 1। फिर इसमें 1 जोड़े तो हो गया 1 0, 1 0 का 0 यहाँ, कैरी 1 यहाँ। अब यहाँ कंडीशन क्या है, 1 + 1 1 0, 1 0 में 1 और जोड़ रहे हैं तो 0 + 1 1 और 1 1। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। फिर 1 + 0, 1 + 0 क्या है, 1, उसमें 1 जोड़ा तो क्या आएगा, 1 0, 1 0 का 0 यहाँ, यहाँ 1। यहाँ पे भी 1 + 1 1 0, यहाँ 1, 1 + 1 1 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1। तो ये हमारा बाइनरी एडिशन है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, संख्याओं को जोड़ रहे हैं। यहाँ पर 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 0 0 यहाँ पे आ जाएगा, कैरी 1 होगा। फिर 1 + 1 1 0, यहाँ 0, कैरी 1 यहाँ। फिर 1 + 1 यहाँ 1 1, यहाँ 1 यहाँ 1। फिर 1 + 0 1, 1 + 1 1 0, यहाँ 0, यहाँ कैरी 1। फिर 1 + 1 यहाँ 1 0, यहाँ 0, कैरी 1। फिर 1 + 0 1 और +1 1 0, यहाँ 0, यहाँ कैरी 1। फिर 1 + 1 1 0 और +1 यानी 1 1। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी एडिशन। तो बाइनरी एडिशन आप लोगों ने देखा, ये हम लोगों का है बाइनरी एडिशन। अब हम लोगों का क्या है नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग बाइनरी एडिशन का। इसमें देखिए 1 + 1 1 0, यहाँ 0, यहाँ कैरी 1, और ये हो जाएगा 0 + 0 0 और 0 + 1 1, यहाँ 1। फिर यहाँ 1 + 1 1 0, 1 0 + 1 1 1, यहाँ 1 यहाँ 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 + 0 0 और +1 1, यहाँ 1, यहाँ फिर 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ फिर 1 और यहाँ 1 + 1 1 0 0, यहाँ कैरी 1 यहाँ, तो वो यहाँ। तो ये हमारा क्या है, दिस इज नोन एज बाइनरी एडिशन एंड देयर रूल्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होता है। हम लोग देखेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होता है। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन देखिए, बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाइनरी सब्ट्रैक्शन, इसके रूल्स क्या होते हैं। पहला रूल होता है 0 - 0 gives 0। दूसरा 1 - 0 gives 1। तीसरा 1 - 1 gives 0। और चौथा होता है 0 - 1 gives 1, that is borrow। तो ये क्या है बच्चों, ये बोरो है, ये उधार लेके आपका आया है। सब्ट्रैक्शन देखते हैं, ये सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो देखिए 1 - 1 0, उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 - 1 होगा नहीं, यहाँ से उन्होंने ले लिया
कितना भी 1 लेंगे तो ये हमारा 2 बन जाता है, 2 माइनस 1 फिर यहाँ पे 0 हो गया, फिर उन्होंने इससे लिया, फिर 2 बन गया, 2 माइनस 1 ये बन गया 0। अब यहाँ से लेगा ये कैरी, यहाँ से लेगा बोरो, तो ये हट गया, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस 1 ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 और ये 0 हो गया। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन। एक और देखिए सब्ट्रैक्शन, वन माइनस 1 0 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 और 1। तो ये हो गया हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में कैसे होता है ये देख लीजिए। ये दो एग्जांपल यहाँ पे आपको बताया गया, ये दोनों एग्जांपल हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अगला देखिए, अगला है हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्या होता है इसको देखिए आप। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे वर्क करता है इसको देखना है। इसको देखने के लिए सबसे पहले रूल्स देखें उसके। पहला रूल क्या है आपका, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या मिलेगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या मिलेगा 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या मिलेगा 0। केवल एक ही कंडीशन होगी, जब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो मिलेगा 1। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, 1 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1 0 1 करिए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर में जाएगा 1 0 0 1, फिर यहाँ पे क्रॉस का निशान आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 0 0 0, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 1 0 0 1। इसको ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई में ऐड होता है और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है। ये आ गया 1 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 और 0 प्लस 1 1, यहाँ 0 प्लस 0 0 और 1, यहाँ 0 और यहाँ 1। तो ये हो गया आपका बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। ये आपकी हो गया बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। अब आपको इसके बाद एक सम और देखना चाहे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन तो और देखिए, यहाँ इसको 1 1 से करना है। 1 से पहले करेंगे तो आ जाएगा 1 0 1 1, फिर करेंगे तो 1 0 1 1, ये करेंगे तो 1 1 1 1 1 0 कैरी 1 और 1 0 1 0। तो ये हो गया आपका बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन क्या होता है वो सीखेंगे। बाइनरी डिवीजन, बाइनरी डिवीजन क्या होता है, इसमें केवल दो कंडीशंस होती हैं, दो ही रूल्स होते हैं। पहला 1 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स 1 और दूसरा होगा 0 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स 0। अब देखिए ये दो रूल होते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स 1 and 0 divided by 1 gives 0। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, डिवाइड करना है 1 0 1 से, 1 0 1 और 1 0 1, ये डिवाइड करना है तो 1 टाइम दे रहे हैं 1 0 1 आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करें तो 0 0 0, यहाँ से 1 आ जाएगा। उसके बाद ये छोटा है इससे तो ये वाली संख्या यहाँ आएगी, एक 0 यहाँ है, ये भी छोटा है इससे तो एक संख्या यहाँ आएगी, 0 यहाँ है।
फिर 1 टाइम लेना है तो आ जाएगा हमारा 101। तो ये इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा आज कि बाइनरी अर्थमेटिक क्या होती है और बाइनरी अर्थमेटिक का ऑपरेशन पढ़े आप लोगों ने, जो होते हैं आपके बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन। और ये आपका बाइनरी डिवीजन आपको सामने दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ये चारों ऑपरेशन करेंगे। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।